Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं 7 लोगों की जो मौत हुई, उससे रहस्य कब साफ होगा? क्या मिस्ट्री है? क्या 20 करोड़ का मामला है या 1 करोड़ का मामला है? सबसे पहले जो नोट 2 छोड़े उसका मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कुछ अपडेट्स इसमें आए दोस्तों। पहले आपको ये जानकारी दे दूं, हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, अब कुछ अपडेट्स है। मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना। यानी ये कहना है प्रवीण मित्तल का, जिसने नोट छोड़े, 2 नोट छोड़े। अंतिम संस्कार की सारी रस्में होंगी वो मेरे मामा का लड़का निभाएगा, यानी कि इसका कजन निभाएगा। ऐसा क्यों? कजन को ही क्यों चूज किया? पहली बात। दूसरी बात, ससुर को क्यों परेशान मत करना, ऐसा क्यों बोला? पिता समेत 7 लोगों ने उनकी मौत हो गई थी। अब इसमें ससुर और साली ने इसको लेकर क्या कहा, यानी प्रवीण मित्तल के जो ससुर हैं और साली, उन्होंने क्या कहा है कि 1 करोड़ का लोन लिया था। लेकिन प्रवेश कलम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे 20 करोड़ की बात। अभी ये क्लियर हुआ है, ससुर और साली का कहना है कि 1 करोड़ का लोन लिया था। हाँ, और 1 करोड़ की जो लोन की बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि 10 साल पहले ये हिसार का रहने वाला है प्रवीण, और जो उसके ससुर बता रहे हैं कि प्रवीण हिसार का रहने वाला है और उसने 10 साल पहले स्क्रैप बिजनेस के लिए उसने 1 करोड़ का लोन लिया था। बिजनेस में घाटा हुआ, वो देहरादून चला गया, देहरादून में उसने टूर ट्रैवल्स की कंपनी खोली और इसी के घाटे के चलते वो किसी से संपर्क में नहीं था, यहाँ तक कि अपने ससुर से भी बात नहीं करता था। हाँ, और उनका कहना है कि जब उन्हें भी ये सब चीज़ पता नहीं था, उन्हें बस ये पता था कि प्रवीण कुछ समय पहले पंचकुला आया था और वो मतलब उनको जानकारी थी प्रवीण की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो, एक और चीज़ लिखा है, मैं मानस देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रह रहे हैं। बेटी की मैंने मदद भी की है, उसे मकान भी लेकर दिया था, किराया भी भर रहा था। आज सुबह 4 बजे उनके घर पुलिस टीम पहुंची तो मुझे घटना का पता चला। सोचिए, जो ससुर है वो खुद किराया भर रहा था, मकान भी लेकर उन्होंने ही दिया था। मतलब वो कहीं ना कहीं फैमिली की सपोर्ट में थे और फैमिली को सपोर्ट। अगर उनके जो ससुर हैं यानी राकेश गुप्ता, यानी प्रवीण के ससुर, वो अगर कह रहे हैं कि मैंने मकान भी लेकर दिया था, किराया भी भर रहा था, मकान लेकर दिया था, किराए का मकान लेकर दिया था कि उनका किराया डिपॉजिट होता है ना चिराग जी, वो भर रहे थे, वो ये भर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये टच में रहे होंगे, तभी तो ये सब कुछ संभव। तो उन्होंने बोला ना 10 साल बाद आए, अभी कुछ दिन पहले ही आए, तब मैंने उनका किया। फिर वो एक और चीज़ कर रहे, उनकी बहन जो है प्रवीण मित्तल की उनकी जो पत्नी है, उनकी बहन है, हाँ, साली राखी गुप्ता, वो कह रही हैं कि हाँ, रानी, वो कह रही है कि लोन नहीं चुका पाए थे, जिसके बाद उनको ना बैंक ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। अब वो कुछ महीने तक अपने बच्चों के साथ सेक्टर 22 में रहे, पंचकुला में ही, वहीं स्कूलिंग वगैरह की। उसके बाद ये भाग गए, मतलब वहाँ से वो निकल गए और वो जाके सरकारी स्कूल में एडमिशन जो कराया था वो देहरादून में कराया था, और देहरादून में रह रहे थे तो किसी के टच में नहीं थे, वहाँ टैक्सी चला रहे थे। अभी ये वापस से रिटर्न आए थे कुछ दिन पहले। मुझे लग रहा है जब ना चिराग जी चीज़ें कब खराब हुई पता है, होना आता तो इन्हें कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। ये देहरादून से वापस अपने एरिया में आए ना, पंचकुला, मुझे लगता है यहाँ कुछ इनके साथ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद अब इन्होंने पहले तो ये क्लियर होना चाहिए प्रवेश के लोन कितने का था, 20 करोड़ का था या 1 करोड़ का था? अगर परिवार की माने तो परिवार कहता है बैंक ने भगोड़ा घोषित किया था, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट परिवार कहता है, जो उनके ससुर हैं प्रवीण के, वो कहते हैं कि जो किराए का मकान था उसका किराया वो भर रहे थे। तीसरा, वो 1 करोड़ की बात मेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रवीण मित्तर की पत्नी रीना की बहन है राखी, उसने बताया है कि जब प्रवीण ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। कुछ महीने पहले वह अपने बच्चों के स्कूल सेक्टर 22 में गई थी, वहां मुझे रीना मिली थी, उसने भी अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराया था। यानी उसकी बहन उसको एक स्कूल में मिली जहां रीना ने भी अपने बच्चों का एडमिशन कराया था। एक और बात इसमें पता चली है, प्रवीण मित्तल के मामा के लड़के ने बताया कि लगभग 12 साल पहले प्रवीण हिसार से पंचकुला शिफ्ट हुआ था। यहाँ उनकी स्क्रैप की फैक्ट्री थी। लगभग 5 साल तक उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। जब प्रवीण देहरादून शिफ्ट हुआ तो उस पर करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च था। उसे जान से मारने की धमकियां तक मिल रही थी। ये उनके भाई कह रहे हैं, ये उनके कजिन कह रहे हैं। और हो भी सकता है क्योंकि देखिए अचानक से इस तरह की सिचुएशन, तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो देहरादून चले गए थे, वो अपनी सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैंक तो आपको ढूंढेगा ना, आपके खिलाफ केस भी बनाएगा, वो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी दायर करेगा, तो आप ज़्यादा दिन तो भाग नहीं सकते। और मैंने देखा है बहुत बार रिकवरी एजेंट्स है ना, बहुत तो इस तरह से बात करते हैं जिस तरह से गुंडे पाल रखे हैं। हाँ, मतलब लीगल उनके पास एक फॉर्मा होता है, लेकिन उन्हें भी पैसे निकालने होते हैं। उन्हें भी पता है कि मैं प्यार से बात करूंगा तो कोई तो पैसे देने वाले नहीं है। एक बार मैंने एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना मैं भूल गया था चिराग जी, तो मुझे याद है मुझे किस तरह से बात कर रहा था। मुझे जब क्रेडिट कार्ड देना था तो कंपनी मेरे हाथ पैर जोड़ रही थी और मुझे लेना भी नहीं था। और जब मैंने ले लिया था तो मुझे जो सामने वाला रिकवरी एजेंट है
वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा था, मैं एक खाली किस्त भूल गया था 1 तारीख से, मैंने बाद में भर दिया था। तो मुझे इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे क्या वही मालिक है, और मतलब बड़ी बड़ी बुरी तरीके से बात करते हैं। हाँ, देहरादून के एसएसपी का बयान भी आया था, उन्होंने कहा है कि देहरादून में परिवार के किराए पर रहने के कारण उनके आधार कार्ड यहाँ के बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी, प्रवीण मित्तल का परिवार वर्तमान में देहरादून में निवास नहीं कर रहा था और पंचकुला में रह रहा था। इसके अलावा क्या बोलते हैं, स्थानीय निवासी ने बताया कि प्रवीण का परिवार 3 साल किराए पर रहा। यानी कि अलग अलग क्लेम हैं, वो लोग कभी देहरादून, कभी पंचकुला, मतलब मुझे लग रहा है वो कभी एक तरह से बच के भाग रहे थे बस। मुझे लग रहा है वो बच के ना बस भाग रहे थे। और उन्होंने क्या किया, एक कर्ज को भरने के लिए दूसरा कर्ज लिया, दूसरे कर्ज को भरने के लिए तीसरा कर्ज लिया, तीसरे कर्ज को भरने के लिए चौथा कर्ज लिया। और ये क्या करते थे, जिस जगह कर्ज नहीं भर पाते थे वहाँ से फिर निकल जाते थे। मुझे लगता है देहरादून में भी इनके ऊपर कर्ज चढ़ गया था, जिसकी वजह से अब ये नहीं, मैं चिराग जी स्पेकुलेशन बता रहा हूँ एकदम ये तरीका, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये हो सकता है क्योंकि चांसेस है, अगर वो देहरादून में सब चीज़ थे, वो किसी से कांटेक्ट में नहीं थे, वापस से जहाँ उनके ऊपर कर्ज है जिस इलाके में, वहाँ वो आदमी वापस क्यों आएगा। हाँ, बहुत मतलब मैं ये सटीक में कल रात से ये सोच रहा हूँ कि जिस इलाके में मतलब पंचकुला में वो जब रह रहा था, सब कर्ज उसका वहाँ था, उसके घर को बैंक ने गिरवी मतलब वो ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, उसकी गाड़ियों को अपने हाथ में ले लिया, और पंचकुला में ही उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज था। तो वो पंचकुला वापस क्यों आएगा, कर्ज भरने का तो उसके पास पैसे तो थे नहीं। तो इसमें ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि बद्दी में उनकी फैक्ट्री थी, पंचकुला और देहरादून वो कितने वक्त रहे और आजकल कहाँ रहे? पंचकुला में तो देहरादून तो ज़्यादा टाइम नहीं रहे, देहरादून में वो 8-10 महीने रहे। इससे बीच में वो कहाँ थे, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप देखो कहीं भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ज़्यादा कहाँ रहे। तो इस बारे में तो अब प्रवीण मित्तल जानते होंगे उनका परिवार। कुछ दिन पहले बता रहे हैं पंचकुला भी आए थे, कुछ दिन से रह रहे थे। हाँ, कुछ दिन से रह रहे थे, मतलब समझिए एक आध महीने से। और आप देखिए दूसरी चीज़ कि जिस आदमी, मैंने वही बात बोली ना, जिस आदमी पे इतना कर्ज है वो अपने वापस से उसी जगह क्यों जाएगा, उसे भागना होता था कहीं और भागता, वो देहरादून से कहीं और जाता। नहीं, तो कर्ज तो हिसार में फैक्ट्री थी ना, वहां लिया होगा बैंक लोन। लेकिन रहता तो देखिए फैक्ट्री, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्री उसकी हिसार में थी, लेकिन इसका घर पंचकुला में ही था शुरुआत से, ये हिसार में थोड़ी ना रहता था। ये सॉरी, इसकी फैक्ट्री हिसार में नहीं थी, गलत बोल रहे हैं हम लोग, हिमाचल के बद्दी। हाँ, तो बद्दी में नहीं रहता था, ये रहने वाले पंचकुला के थे। जैसे बहुत लोग होते नोएडा में रहते, फैक्ट्री उनकी गुड़गांव में है, बहुत जगह है। हाँ, तो इस तरह का सीन था उनके साथ। ये भी बता रहे हैं कि जो फैक्ट्स अलग अलग आ रहे हैं, बैंक ने भगोड़ा भी घोषित। मैंने वकीलों से भी बात की, इसमें सब चीज़ की कि देखिए इससे ना बहुत सारे लोग इस वीडियो को इसलिए भी देख रहे हैं, मैंने देखा, और बहुत सारे लोग का सवाल है कि बैंक लोन है, क्या किया जाए, क्या हो। तो देखिए बैंक सेटलमेंट्स का ना ऑप्शंस देता है, ऐसा नहीं है, बैंक सेटलमेंट्स का ऑप्शन देता है। बहुत बार सेटलमेंट्स होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी लोन में जब पैसे नहीं भर पाते, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक करप्ट होती हैं, वैसे बहुत सारे लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो उसमें बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन देता है। उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, अगर कोर्ट इंटरवीन करती है तो उसमें वो होता है कि अगर कितना दे सकते हो, क्या दे सकते हो। नहीं, लेकिन मुझे इसमें लग रहा है प्रवेश की बात सिर्फ बैंक लोन चुकता करने की नहीं थी, कुछ लोगों से धमकियां मिलना, आपका गायब हो जाना, आपके ऊपर ह्यूज लोन होना, ये लोन ये भी पता लगना चाहिए कि आपने एक बार लिया, एक पार्ट्स में लिया, क्योंकि बैंक इतना बड़ा लोन तो आपको देगा नहीं। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, कहीं ना कहीं कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसका प्रेशर वो झेल नहीं पाए। बिल्कुल, मतलब जो सत्यता है, जो मतलब पहली चीज़ है कि वो कर्ज झेल नहीं पा रहे थे। हाँ, आएंगे जिसका पैसा दिया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब इसे कोई गलत वे में ना ले। जिसने पैसे दिए, अगर किसी ने किसी को भरोसा दे के पैसे दिए, तो फिर अपना पैसे निकालने के लिए बड़ा प्रेशर वेशर बनाता है। हाँ, तो प्रेशर तो हर कोई बना रहा होगा। अब उस प्रेशर से इन्हें दिक्कत तो हुई रही होगी कि अरे यार इतने लोग प्रेशर बना रहे हैं, यार मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मतलब उस प्रेशर को वो झेल भी नहीं पा रहे होंगे। और जिसने दिया है वो भी सोचता है कि मेरा पैसा, बच्चों की गलती, परिवार की गलती, बस ये डिसीजन सबसे गलत लिया ना, ये डिसीजन गलत लिया। मैं तो बोल रहा हूँ, अरे भाई तुम सामने आके लड़ते, तुम्हें सज़ा होती, तुम्हें सज़ा होती, तुम जेल चले जाते, परिवार तुम्हारे लिए रहता, परिवार अपने आप कैपेबल हो जाता, तुम होते या नहीं होते तो भी परिवार सर्वाइव कर लेता। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि किसी होने के ना होने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस परिवार को, हाँ, अरे हर कोई सर्वाइव करने के लिए करेगा। बहुत बहुत बच्चे होते हैं चिराग जी, बचपन में अनाथ हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे अपने लिए सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ, और ये जेल में चले जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती, करते हेल्प करते, कुछ ना कुछ करते, सर्वाइव। क्या पता आप भी छूट कर आ जाते, हाँ, आप बेल पर आ जाते, केस चलता, आप कुछ आके अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करते, आप कुछ और काम करने की कोशिश करते। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी क्लियर हो रही है, जो उनके ससुर का बयान है कि वो तो रेंट भी वो भर रहे थे,
तो आर्थिक स्थिति खराब थी ना घर की। अगर वो भर रहे थे तो इसका मतलब थोड़ा बहुत खर्चा तो उनका बचता होगा ना भाई, जो रेंट नहीं दे रहे अरे चिराग जी, जब आमदनी नहीं है ना, आमदनी नहीं है, कहाँ से पैसा बचेगा? जब उसका वो जो काम है उनका वो भी फ्लॉप चल रहा था, टूर्स एंड ट्रैवल्स का, तो आदमी इतने टेंशन में रह रहा है, आदमी को कुछ नहीं समझता। और ना ये शराब के एडिक्ट थे, कुछ भी नहीं थे। हाँ, आप समझिए ऐसे टाइम में बहुत बार होता है कि कोई शराब के नशे में ऐसा कुछ कर दे, घर वाले कह रहे हैं कि इनका परिवार जो मित्तल परिवार के अंदर ना कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। आपको बता दूं, प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी रीना, माँ बिमला, पिता देशराज, जुड़वा बेटी और बेटा, ये सारे लोग मारे गए। ऐसे केसेस में चिराग जी, हम ना बहुत बार समाज की बात करते हैं, और बहुत ना इंसान है ना समाज की ना झूठी डिलेमा में रहता है कि समाज देख लेगा, समाज क्या सोचेगा, हमें समाज है। मुझे लगता है ऐसे टाइम में ना समाज को सच में आगे आना चाहिए, और उन्हें लग रहा है उनके समाज का या उनके यही अगर आपको दिखाना है ना कि समाज में कितनी एकजुटता है, तो आप भाईचारा यहाँ दिखाओ। जाते जाते मैं आपको एक पंक्ति के साथ छोड़े जा रहा हूँ, हालांकि पंजाबी में, आप समझने की, मैं हिंदी में इसको वो करूँगा। अगर दिल खोले होंदे यारा नाल, आप समझिए इस बात को, अगर दिल खोले होंदे यारा नाल ते ना खोलने पैंदे औजारा नाल। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर दोस्तों के साथ आपने खोला होता तो आपको किसी वेपन की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मतलब अपनी लाइफ औजारा ना। हाँ, ये एक डॉक्टर ने भेजा है, और उनका कहने का मतलब है कि अगर आपने दिल खोले होते, मतलब आप बातचीत कर रहे होते, तो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन नहीं आपकी। औजारा मतलब, सॉरी, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने ये चीज़। चलिए खैर, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा। धन्यवाद।